हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। क्या कहना है नेशनल मीडिया का और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का शिक्षक भर्ती को लेकर? कब तक काउंसलिंग की जाएगी, कब तक पद वृद्धि की जाएगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया गया है। इसमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, तो पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जाएगी, उस शिक्षकों की भर्ती कब तक की जाएगी, और कितने पदों पर वृद्धि की जाएगी शिक्षकों की वर्ग 1 और 2 और 3 में। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पाने के लिए। नहीं है, लेकिन जो सामान्य नियुक्तियां हैं वो भी तो रुकी हुई है। जो सामान्य शिक्षक है उनकी नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही है। वेरिफिकेशन तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। जबकि जो रोस्टर की अगर बात करें तो रोस्टर में अभी भी लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। लाखों पद खाली पड़े ही रहेंगे सर। कई बार आप देखिएगा नियुक्तियां हो नहीं पाती, बैकलॉग में पद खाली पड़े रहते हैं, उनको भरा नहीं जाता। कई बार रिजर्वेशन के पदों को भी योग्य उम्मीदवारों से नहीं भर पाते ये लोग, लेकिन पद खाली पड़े रहते हैं। समस्या ये है कि सरकार में बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से डीपीआई में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर, इन्होंने ऐसा मकड़जाल बुन रखा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं, अपने चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। उन तक सही जानी जा पाती है और उनके बयानों में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिलता है। परेशानी योग्य छात्रों को, योग्य उम्मीदवारों को उठाना पड़ती है, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों के साथ न्याय का मामला हो। लोग हैरान है, परेशान। कई साथी आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार दो शब्द सांत्वना के बोलकर चुप हो जाती है। नेता लोग किसी के दिवंगत होने पर, आत्महत्या करने पर 2 फूल चढ़ाकर लौट आते हैं, कार्यवाही करने की बात करते हैं, लेकिन बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। जो सर्वाधिक प्रताड़ित वर्ग होता है वो जीवन से हार जाता है, उम्मीद से हार जाता है। मेरी अभी जानकारी है, आज भी नीलम पार्क में कुछ साथी संघर्ष के लिए, कुछ साथी न्याय के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी मिलने तैयार नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री जी मिलने तैयार नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री जी मिलने तैयार नहीं है। चाहे नियमित शिक्षकों की बात हो, चाहे अतिथि साथियों की बात हो, चाहे महाविद्यालय की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, पद खाली है, फिर क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? आप संवेदनशील सरकार के मुखिया हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय मोहन यादव जी का, और आपको एक अच्छी जानकारी दूं, अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय में 50,000 रुपए मानदेय दिलाने का श्रेय मोहन यादव जी को ही जाता है। और मुख्यमंत्री जी थे उस समय शिवराज सिंह जी, उन्होंने घोषणा भी की थी, लेकिन आज भी वे लोग दिहाड़ी के मजदूर बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के मंच पर घोषणा करने के बाद भी ये स्थिति है अतिथि विद्वानों की। तो ऐसी ही कमोबेश स्थिति बन रही है नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए। सारा का सारा मकड़जाल, सारा का सारा चक्रव्यूह इन अधिकारियों ने बुनकर रखा है। बिल्कुल ठीक है। ये माननीय नेताओं को, माननीय जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, नए सिरे से भर्ती होना चाहिए। जो लोग परीक्षा में पास हैं उनको तो न्याय मिलना चाहिए सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बेचारे ओवर एज हो गए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो लोक शिक्षण संचालनालय हैं वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, दरअसल उन्होंने ही इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये भर्ती निकली, रोस्टर निकला और भर्ती प्रक्रिया भी उन्हीं के माध्यम से हुई है। तो कुल मिला के ये कहें कि जो शासकीय अधिकारी हैं उनकी ये बड़ी लापरवाही है। साकिब कबीर जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, आपका स्वागत है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पूरे मामले पर आपसे भी जानकारी चाहूँगा कि जिस प्रकार से साल 2020 की अगर बात की जाए तो सरकार ने दिव्यांगों को भर्ती निकाली थी, जिसमें से 1320 पद आरक्षित किए थे दिव्यांगों के लिए। अब उन 1320 पदों में से करीब 989 पद जो दिव्यांगों के भरे गए हैं, वो भी ऐसे जो दरअसल दिव्यांग है ही नहीं। 525 पद ऐसे हैं जो दिव्यांग नहीं है, बल्कि दिव्यांग बनकर नौकरी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप?
देखिए मध्य प्रदेश में जो अब हर नियुक्ति भी अब नियुक्तियां जारी होती हैं, वो सब संदेह के घेरे में आ गई हैं। व्यापम घोटाला, नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला, तो ये जितनी भी अब नियुक्तियां सब लगभग लगभग सभी संदेह के घेरे में आ चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि भाई आप भी बताया कि ये नौकरशाही सरकार तो कभी इतना नहीं लगा कि सरकार इसके अंदर शामिल है, बेशक ये नौकरशाही है। तो इस प्रकार प्रदेश की प्रत्येक भर्ती जो है वो संदेह के घेरे में आती थी जा रही। बिल्कुल ठीक है। और देखिए जिस प्रकार से कई बार 4 साल तक जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उन्होंने कई बार शिकायतें की, लगातार 4 साल से वो शिकायतें कर रहे थे। शिकायत करने के बावजूद भी 202 अपात्रों को ही हटाया है, जबकि जो 253 फर्जी शिक्षक है वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं, अभी भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो क्या सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये फर्जी है, जबकि सरकारी डॉक्यूमेंट में वो फर्जी है? नहीं, ये साबित हो चुका है कि ये फर्जी है, इसमें कोई बुराई नहीं, ये साबित हो चुका है कि ये फर्जी है। लेकिन उन्हें हटाया कब जाएगा? वही तो सवाल सर वही है कि उन्हें हटाया कब जाएगा? जैसे कि आपने 202 पर कार्रवाई की तो 253 पर क्यों नहीं? देखिए प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने खुद शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो आपका शिक्षा से जुड़ाव रहा है शुरू से, तो आपको गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारा और सक्सेना जी है। बिल्कुल ठीक है। जी। नीरज तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं। नीरज जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में हालात तो अब ये है, फहरिस्त लंबी है, लेकिन कुछ ही घोटालों को मैं आपका जिक्र करूंगा, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ नरसिंह कॉलेज घोटाला, इसके अलावा पटवारी घोटाला, व्यापाम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी। अगर हम घोटालों में ना जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई शिक्षक ऐसे कोई भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हो। लेकिन ये घोटाले दरअसल होते क्यों हैं? क्या हमारा जो भर्ती प्रक्रिया का सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि हम एक भी परीक्षा या एक भी भर्तियां बिना घोटाले के नहीं कर सकते? नीरज जी। जी अब जी घोटाले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा नहीं रहे हैं। वो सरकार के कुछ नुमाइंदों के साथ जुड़ करके ऐसी तरकीब फिट करते हैं कि वो अपने आप को पाक साफ कर देंगे और बोल देंगे मैं बहुत ही अच्छा हूं, और यह नियम के तहत नहीं होता है, और आगे चल करके और ये घोटाले का रूप धारण कर लेता है। अब जब जनता में ये बात पहुंचती है, जब उन शिक्षकों के सामने ये बात पहुंचती है, उन विद्यार्थियों के सामने ये बात पहुंचती है कि आगे क्या होगा, तब एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने निकल के आती है कि अरे ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। एक्चुअल में घोटाला जो शब्द अपने सामने निकल के आया है, वो घोटाला शब्द परिभाषा बदला हुआ एक रूप है। अपने वालों को भर्ती कराने के चक्कर में ये सारी स्कीमें चल रही हैं। और जब तक इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में स्थितियां हैं कि कोई भी एग्जाम फेयर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, फाइनल स्टेज तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उस पर स्थिति कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है अधिकारियों की, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन ट्रांसफर जो पॉलिसी है, दरअसल नीरज तिवारी जी, जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन जो स्कीम है वो स्कीम में तब्दील हो जाती है। तो इस प्रकार की तो तस्वीरें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और ये अभी की नहीं है, पिछले कई सालों की तस्वीर है जी। तो एक्चुअल में क्या है, जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो इधर उधर ट्रांसफर करके अपनी सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इसके सॉल्यूशन तक कैसे जाएं, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। बातें तो सब कर देते हैं कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि अभी जो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, वो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि वो पहले उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमें रोजगार की स्थिति कैसे सुधारनी है। प्रत्येक नेता को बहुत अच्छे से पता है कि भारत में रोजगार की स्थिति मजबूत करनी है। और जो बात अभी किया जा रहा है कि दिव्यांग जन बन करके जो नौकरी कर रहे हैं, इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सर, मैं लौटकर आपके पास ही आना चाहूंगा, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से कोई भी मामला हो,
हर मामले में एक ही बात निकलकर सामने आती है कि मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षकों का मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो। हर एक मामले में अगर मुख्यमंत्री ही इंटरफेयर करेंगे तो विभागों का काम क्या है? क्या विभागों को बंद कर देना चाहिए? विभागों का काम वे अपनी जगह कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी देश के मुखिया हैं, तो अंतिम सशक्त जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। लेकिन मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मोहन यादव जी वास्तव में संवेदनशील, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वे अपना मौन नहीं तोड़ पा रहे हैं? मतलब ऐसी क्या स्थिति बन रही है? वो एक शेर है ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के दल के राजनीतिक की मिली भगत इसमें? अभी नीरज जी ने संकेत में साफ साफ बता दिया, केवल एक घोटाले की बात नहीं है सर। हमारे देश में नीट में जो घोटाला हुआ है, माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ गलतियां हुई हैं। आपने तो गलती स्वीकार कर ली, लेकिन हजारों लाखों छात्रों की मेहनत पर तो पानी फिर गया। उनके बेदिन नहीं लौटाए जा सकते जो उन्होंने उत्साह पूर्वक, जोश पूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दिए थे, समर्पित किए थे। एक उम्मीद जगाई थी कि वे अब डॉक्टर बनेंगे, अच्छे पदों पर जाएंगे। तो इस घोटाले के कारण या अन्य घोटालों के कारण जो योग्य प्रतिभाएं होती हैं उनमें जो निराशा आती है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है सर, सरकारें बदल जाती हैं, कार्यप्रणाली वही रहती है। नीरज जी बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, जागरूक साथी हैं, कबीर भाई हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूं, छोटा सा पत्रकार हूं। शिक्षक लोग 1-1 लाख रुपए का ऑफर लेकर हमारे पास आते हैं, भैया हमारा ट्रांसफर करवा दो। तो ये स्थिति बन गई है, हर आदमी लगा हुआ, शिक्षक हो, चाहे नियुक्ति के लिए किसी की चाहत हो, चाहे घोटाले के लिए कोई में चाहत हो। और ये दिव्यांग कैसे नौकरी कर रहे हैं 20% और 30% का सर्टिफिकेट बनवाकर? उन डॉक्टरों पर भी